हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। सिंडिकेट आईएएस में आप सबका एक बार फिर से ढेरों स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में और काफ़ी कुछ अध्ययन अब तक आप कर चुके हैं। आप इस बात से वाकिफ़ हो चुके हैं कि भारत का राष्ट्रपति का जो पद है वह किस प्रकार का है और उसके अधिकार एवं शक्तियां क्या हैं। बृहद ढंग से इस पर चर्चा की गई है। इसी कड़ी में आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति को जो विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां प्रदान की गई है संविधान के स्तर पर, संविधान के माध्यम से वे विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां क्या हैं। चूँकि भारत का राष्ट्रपति भारत में सर्वोच्चता के साथ शासन के शीर्ष स्तर पर विराजमान है। ऐसे में एक प्रश्न उभरकर सामने आता है कि इस सर्वोच्च पद पर आसीन राष्ट्रपति के पास जो अधिकार और शक्तियां हैं, जिनके बारे में आपने पूर्णता के साथ अध्ययन किया है, वास्तव में इन अधिकार और शक्तियों के प्रयोग के सापेक्ष उनके पास विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां किस रूप में निर्धारित किए गए हैं, इनका अवलोकन करना भी आवश्यक है। और इस संदर्भ में अगर आप देखें तो भारत के राष्ट्रपति के सापेक्ष जो विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां निर्धारित हैं, निर्धारित होने के पीछे जो मुख्य कारण है वह यह है कि भारत का राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष होता है। तो राष्ट्राध्यक्ष होने के कारण राष्ट्रपति को अपने अधिकार और शक्तियों के प्रयोग करने के संदर्भ में कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं, कुछ उन्मुक्तियां, कुछ इम्यूनिटीज उन्हें प्रदान किए गए हैं। हम इसी बात का यहाँ पर विश्लेषण कर रहे हैं। अब यह समझना होगा कि राष्ट्रपति को जो विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्रदान की गई हैं वो इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का राष्ट्रपति भारत में सर्वोच्चता के साथ अपने पद का निर्वहन करता है और भारत के संविधान में कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। आमतौर पर जो शासन संबंधी कार्य होते हैं, प्रशासन संबंधी कार्य संपन्न किए जाते हैं, तो जो भी इस कार्य को संपन्न करता है पूर्ण जवाबदेही के साथ संपन्न करता है और उसका ऐसा उत्तरदायित्व जो कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है आमतौर पर। और अगर भारत की बात करें तो भारत में पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का संचालन हो रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर यह और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है कि शासन करने वाली जो निकाय है, करने वाली जो संस्था है, वह जनता के प्रति उत्तरदायी हो। और यहाँ पर जनता के प्रति उत्तरदायी का मतलब संसद के प्रति उत्तरदायी होना होता है और संसद के प्रति उत्तरदायी होने का मतलब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना होता है। लोकसभा के प्रति मैं इसलिए कह रहा हूं कारण कि लोकसभा जनता की सभा है, जहां पर जनता के द्वारा प्रत्यक्षतः निर्वाचित प्रतिनिधि जनता की ओर से अधिकार प्राप्त करते हुए पद स्थापित होते हैं। तो लोकसभा का प्रत्येक सदस्य जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। जनता के अधिकारों के आधार पर वे लोकसभा की सदस्यता को स्वीकार करते हैं। इसलिए शासन करने वाली जो निकाय है, जो संस्था है, उसे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। लेकिन जब हम राष्ट्रपति के केस में अध्ययन करते हैं, चूंकि राष्ट्रपति के बारे में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53 भारत में कार्यपालिकीय कृत्य, कार्यपालिका से संबंधित सभी अधिकार और शक्तियां राष्ट्रपति को निर्धारित की गई है।
इसलिए राष्ट्रपति से अपेक्षा की जाती है कि वह उत्तरदायित्व पूर्ण तरीके से इन अधिकार और शक्तियों का प्रयोग करे। लेकिन यहां पर ध्यान रखना होगा कि आर्टिकल 74 में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति अपने अधिकार और शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं, अपने अधीनस्थ के माध्यम से, यानी प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के माध्यम से करेगा। कहने का आशय है कि जो भी कार्यपालिकीय अधिकार और शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं, राष्ट्रपति स्वयं उनका प्रयोग नहीं करता। और इसी वजह से भारत के संविधान में कहीं पर भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। राष्ट्रपति का लोकसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होना यह प्रमाणित करता है कि भारत में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च पद है। यह व्यवस्था राष्ट्रपति की संवैधानिक सर्वोच्चता को सत्यापित करती है। तो भारत का राष्ट्रपति अपने समस्त कार्य एवं व्यवहार के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है और संविधान में ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं है। निश्चित रूप से इस प्रकार की जो व्यवस्था है वह इस बात का प्रमाण है कि भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक सर्वोच्चता के स्थान पर पदस्थापित होता है। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति का जो पद है संवैधानिक रूप से सर्वोच्च पद है और इसी वजह से राष्ट्रपति को कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं और ऐसा विशेषाधिकार संवैधानिक प्रकार का है। राष्ट्रपति को जो विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्रदान की गई हैं उनसे संबंधित प्रावधान संविधान में अंतर्निहित है। कहने का आशय है कि राष्ट्रपति को जो उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त हैं वे संवैधानिक प्रकृति की है और इसके लिए बाकायदा संविधान में अनुच्छेद 361 का सृजन किया गया है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास जो विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां हैं वे संविधान में अनुच्छेद 361 के तहत प्रावधानित किए गए हैं। उनका प्रावधान अनुच्छेद 361 के तहत किया गया है। अब इसको देखें कि जो विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान की गई संविधान के स्तर पर उन्हें 4 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहली कैटेगरी अनुच्छेद 361 1 के रूप में, दूसरी कैटेगरी अनुच्छेद 361 2 के रूप में और इसी प्रकार अनुच्छेद 361 3 और अनुच्छेद 361 4। ये 4 ऐसे प्रावधान हैं जो राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले समस्त विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों को निर्धारित करते हैं। अगर बहुत संक्षेप में समझने का प्रयास करें तो अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति को यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि वह अपने कर्तव्यों के पालन के सापेक्ष किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। राष्ट्रपति कोई भी कृत्य संपन्न कर रहा है, कोई भी कार्य संपन्न कर रहा है तो न्यायालय के प्रति उसकी कोई जवाबदेही नहीं बनती है। इसी प्रकार अगर आप अनुच्छेद 361 2 की बात करें तो इसमें स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी प्रकार की दांडिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है। कहने का आशय है कि राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर बना हुआ है तब तक उसके विरुद्ध किसी प्रकार की क्रिमिनल केस दायर नहीं किया सकते हैं, किसी प्रकार की दांडिक कार्यवाही की संस्तुति नहीं की जा सकती है। और इसी प्रकार देखिए अनुच्छेद 361 3, राष्ट्रपति के विरुद्ध वारंट जारी नहीं किए जा सकते हैं। न्यायालय के पास यह अधिकार नहीं होगा कि राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए किसी प्रकार का कोई वारंट जारी किया जाए। और इसी प्रकार
अनुच्छेद 361(4) में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध दीवानी कार्यवाही की जा सकती है, सिविल सूट दायर किए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी एक शर्त है कि ऐसी कोई भी दीवानी कार्यवाही 2 महीने की पूर्व सूचना के आधार पर ही आगे बढ़ाई जा सकती है। यानी जब भी कोई दीवानी कार्यवाही राष्ट्रपति के अगेंस्ट करने की आवश्यकता हो तो इस प्रकार की कार्रवाई का आरंभ होने से कम से 2 महीने पहले राष्ट्रपति को संसूचित करना आवश्यक होगा। तो ये 4 अलग अलग श्रेणी के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां हैं जो राष्ट्रपति को प्रदान किए गए हैं। अब विस्तार से अगर हम देखें इसका, तो अनुच्छेद 361(1) के आधार पर जो राष्ट्रपति को विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्रदान की गई हैं, उनका सीधा सा आशय है कि राष्ट्रपति अपने शक्तियों, अपने अधिकारों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन करने के क्रम में किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होगा, किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, सपोज दैट राष्ट्रपति ने कोई शासन संबंधी कार्य संपन्न किया हो। सपोज दैट विधायिका के द्वारा कोई प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया गया हो, जिस पर हस्ताक्षर करने के बाद ऐसा विधेयक अधिनियमित होता है, कानून के रूप में वह परिवर्तित होता है। अब हो सकता है कि उस कानून में ही खोट हो, कानून राष्ट्रपति जिस विधायिका के विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान कर रहा है उसमें कुछ कमी रह गई हो, बावजूद इसके राष्ट्रपति ने उस पर अपनी सहमति प्रदान करते हुए अधिनियमित कर कानून का निर्माण कर दिया हो। अब उस कानून को न्यायालय में चुनौती दी जाती है कि इस कानून में एक कमी रह गई है, यह कानून संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, तमाम प्रकार की उसमें कमियां हो सकती है। बावजूद इसके राष्ट्रपति को इस बात के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है कि इस प्रकार के कानून निर्माण में अंतिम तौर पर सहमति राष्ट्रपति ने प्रदान किया है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 361(1) के आधार पर यह उन्मुक्ति प्राप्त है कि वह अपने कर्तव्यों के पालन करने के संदर्भ में, अपने शक्तियों का प्रयोग करने के संदर्भ में किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होगा, किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, यदि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रयोग किया जा रहा हो, यानी जब भी महाभियोग की प्रक्रिया चल रही हो सदन में, लोकसभा, राज्यसभा में, संसद में महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ हो गई हो, इस दौरान यदि राष्ट्रपति अपने किसी अधिकार या अपनी किसी शक्ति या अपने किसी कर्तव्य का पालन करता है तो उसके एवज में यह उन्मुक्ति उसे प्राप्त नहीं होगी कि वह न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होगा। आमतौर पर वैसे भी अगर आप देखें तो जब महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 के तहत आयोजित की जा रही होती है तो उस समय राष्ट्रपति के पास न तो कोई विशेषाधिकार उपलब्ध होते हैं, न ही उन्हें किसी प्रकार की उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं, और न ही वह कोई नीतिगत निर्णय ही ले सकता है। यानी राष्ट्रपति के पास जितने भी अधिकार और शक्तियां हैं वे स्वयं राष्ट्रपति उनका प्रयोग नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 361(1) के तहत राष्ट्रपति को जो विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्रदान की गई हैं वे विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान शिथिल हो जाती है। महाभियोग की प्रक्रिया जब चल रही हो तो ये विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां स्थगित बनी रहती है। अब इसी प्रकार का हम अनुच्छेद 361(2) की बात करें तो इसमें स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति जब अपने पद पर बना हुआ है,
यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल बना हुआ, राष्ट्रपति का कार्यकाल चल रहा है और तभी वो राष्ट्रपति है, उस दौरान किसी प्रकार की दांडिक कार्यवाही राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी न्यायालय में संचालित नहीं की जा सकती है। अब इसको दो तरीके से समझिएगा। राष्ट्रपति अपने पद पर है, पहली स्थिति है कि राष्ट्रपति ने कोई ऐसा गलत कार्य कर दिया हो जो दंड के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब दांडी कार्रवाई कब आयोजित की जाती है? जब आप कोई ऐसा अपराध करते हैं, जैसे हत्या का अपराध हो, चोरी का अपराध हो, मारपीट का अपराध हो, तो इस प्रकार के अपराध के सापेक्ष दांडिक कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। न्यायपालिका के स्तर पर दंड का निर्धारण करने के लिए दांडिक कार्यवाही आयोजित की जाती है। अनुच्छेद 361(2) के तहत राष्ट्रपति को यह विशेषाधिकार प्राप्त है, राष्ट्रपति को यह उन्मुक्ति प्राप्त है कि जब तक वह अपने पद पर बना हुआ है, जब तक उसका कार्यकाल बना हुआ है, तब तक उसके विरुद्ध किसी प्रकार की दांडिक कार्रवाई की संस्तुति न्यायालय में नहीं की जा सकती है। किसी प्रकार की दांडिक कार्रवाई उसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है। और एक दूसरी स्थिति होती है कि सपोज दैट कोई व्यक्ति है, हत्या का दोषी है या मारपीट के विरुद्ध कोई कार्रवाई चल रही है और संयोग से वह भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो जाता है। ऐसा हो सकता है। अब जब तक वह राष्ट्रपति पद पर बना रहेगा, क्योंकि ये आपराधिक कार्रवाई जो है बहुत पहले, आपराधिक कृत्य बहुत पहले संपन्न हुआ है और उसके विरुद्ध न्यायालय में पहले से प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसी दौरान क्या हुआ कि व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो गया है, तो जब तक उसका कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में बना रहेगा, तब तक न्यायालय में जो दांडिक कार्रवाई उसके विरुद्ध चल रही थी वो स्थगित रहेगी। तो न तो कोई दांडिक कार्रवाई नए सिरे से स्थापित की जा सकती है, और यदि पहले से दांडिक कार्रवाई चल रही हो तो जब तक कार्यकाल बना हुआ है तब तक इस प्रकार की दांडिक कार्यवाही निलंबित रहती है, स्थगित रहती है। राष्ट्रपति के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही तब तक नहीं आगे बढ़ सकती है जब तक वह अपने पद पर बना हुआ है। अगर हम अनुच्छेद 361(3) की बात करें तो इसके माध्यम से राष्ट्रपति को यह विशेषाधिकार और उन्मुक्ति प्रदान की गई है कि राष्ट्रपति को पद पर बने रहने तक न तो गिरफ्तार किया सकता है, न ही उन्हें कारावास में भेजा जा सकता है, बंदी बनाया जा सकता है, और न ही उन्हें बंदी बनाए जाने के लिए किसी प्रकार की वारंट न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है। इस प्रकार का विशेषाधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। फिर ध्यान समझिएगा, जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना हुआ है, यानी जब तक राष्ट्रपति का कार्यकाल चल रहा है, तब तक राष्ट्रपति के विरुद्ध उन्हें निरुद्ध करने के लिए, उन्हें कारावास में लेने के लिए उनके विरुद्ध वारंट जारी नहीं किया जा सकता है। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 361(3) के तहत निर्धारित चौथा जो विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, उनका निर्धारण अनुच्छेद 361(4) के अंतर्गत किया गया है। और अनुच्छेद 361(4) स्पष्ट करता है, यह प्रावधानित करता है कि राष्ट्रपति पर उसके वैयक्तिक कार्यों से संबंधित दीवानी कार्यवाही की जा सकती है। राष्ट्रपति ने कोई ऐसा कृत्य संपन्न किया हो जो दीवानी मामले के रूप में न्यायालय में संचालित हुआ हो, या तो पहले से व्यक्ति
राष्ट्रपति का पद धारण करने से पहले उसके विरुद्ध कोई दीवानी कार्रवाई चल रही हो, एक तो ये स्थिति हो सकती है, या जब वह पद को धारण कर रखा हो कोई दीवानी मामला बन रहा हो। तो इन दोनों ही अवस्थाओं में राष्ट्रपति के विरुद्ध दीवानी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन इस प्रकार की कार्रवाई आरंभ करने से पहले कम से कम 2 माह पहले राष्ट्रपति को इस संदर्भ में सूचना देने की आवश्यकता होती है। यानी 2 महीने की पूर्व सूचना के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी प्रकार की दीवानी कार्रवाई न्यायालय में आरंभ की जा सकती है। सिविल सूट से राहत राष्ट्रपति को नहीं प्रदान किया गया है। हाँ, इतना फर्क है कि 2 माह तक वह उसके विरुद्ध किसी प्रकार की दीवानी कार्रवाई को संस्तुत नहीं किया जाएगा, दीवानी कार्रवाई को आरंभ नहीं किया जाएगा। लेकिन 2 माह की सूचना के उपरांत राष्ट्रपति के विरुद्ध दीवानी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसी बात को हम यहाँ पर डिटेल में कर दिए हैं कि राष्ट्रपति पर उसके व्यक्तिगत कार्यों से संबंधित दीवानी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन शर्त क्या है? 2 माह पूर्व की दी गई लिखित सूचना में कार्यवाही की प्रकृति को स्पष्ट करना होगा, वाद का कारण बताना होगा, पक्षकार का नाम दर्ज करना होगा, उसका विवरण देना होगा, उस पर पता और मांगे गए अनुतोष यानी क्या रिलीफ चाहिए ये पूर्ण रूप से उस पर दर्ज होना चाहिए। तो इस प्रकार की शर्तों के अनुपालन के अधीन राष्ट्रपति के विरुद्ध दीवानी कार्रवाई को न्यायालय में आरंभ किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो राष्ट्रपति के संदर्भ में जो अनुच्छेद 361(1), 361(2) और 361(3) के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसके आधार पर राष्ट्रपति को कुछ विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। इसका आपने विस्तार से यहाँ पर अध्ययन किया। तो लगातार इस पर जो है राष्ट्रपति के संदर्भ में हम लोगों ने अध्ययन को आगे बढ़ाया है और इसी क्रम में और भी कुछ मुद्दे हैं राष्ट्रपति से संबंधित, और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि समय समय पर हम आप तक प्रस्तुत कर रहे हैं और इसे विस्तार से समझते हुए इसकी गहराइयों को परखने का प्रयास कीजिएगा। तो आज की क्लास यहाँ पर ही संपन्न हो रहा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।